एक महिला लखनऊ स्थित एक थाने पर पहुंचती है। थाने पहुंचकर वह अपनी निगाह चारों तरफ दौड़ाती है। तभी उसकी निगाह वहां बैठे एक सिपाही के ऊपर पड़ती है, जो कि लोगों की तहरीर लिख रहा होता है। वह महिला उस सिपाही के पास जाती है और कहती है, सर क्या आप मेरी थोड़ी सहायता कर सकते हैं। वह सिपाही उस महिला को देखता है और कहता है, जी आप लोगों की सेवा के लिए ही हमें सरकार ने यहाँ बैठाया है। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। वह महिला उस सिपाही से कहती है कि मैं आपके थाने में किसी भी बड़े अधिकारी से मिलना चाहती हूँ और उन्हें मिलकर ही मैं अपनी समस्या बताऊंगी। इस पर वह सिपाही दोबारा उस महिला से कहता है कि मैडम आप मुझे भी बता सकती हैं, मैं भी आपकी मदद ही करूंगा। पर वह महिला लगातार जिद करने लगती है और कहती है कि वह किसी न किसी बड़े अधिकारी को ही अपनी समस्या बताएगी। जिस पर वह सिपाही उस महिला को लेकर एसएचओ के दफ्तर की तरफ चल देता है। एसएचओ के दफ्तर में पहुंचने के बाद एसएचओ साहब उस औरत से सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने के लिए कहते हैं। कुर्सी पर बैठने के बाद एसएचओ साहब फिर उस महिला से कहते हैं, बताइए मैडम हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। जिस पर वह महिला एसएचओ साहब से कहती है, सर मुझे आपसे डिजिटल अरेस्टिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। डिजिटल अरेस्टिंग का नाम सुनते ही एसएचओ साहब उस महिला को गौर से देखने लगते हैं और कहते हैं, डिजिटल अरेस्टिंग मतलब क्या। सर मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आखिर ये डिजिटल अरेस्टिंग होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या सजा दी जा सकती है, कैसे कार्रवाई की जा सकती है। जिस पर एसएचओ बताता है कि हमारी किसी भी कानूनी किताब में इस प्रकार की किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है, जिसके चलते मैं आपकी किसी भी प्रकार सहायता नहीं कर सकता हूँ। आप कृपया मुझे खुलकर बताइए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है और आप मुझसे जानना क्या चाहती हैं। उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनने के बाद मानो वह महिला सत्ते में आ जाती है। वह एकदम से शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। एसएचओ साहब पूछते हैं, क्या हुआ आपको, बताइए तो क्या बात है। फिर वह महिला अपना मुंह खोलती है और मुंह खोलने के बाद महिला जो बात बताती है उसको सुनकर पूरे थाने में मानो चाल सा आ जाता है। वह महिला उस पुलिस ऑफिसर को बताती है कैसे डिजिटल अरेस्टिंग के नाम पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और ट्राई के ऑफिसरों ने उससे लगभग 2,81,00,000 रुपए वसूले। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक फोन कॉल से और उसके बाद होती है 2,81,00,000 रुपए की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल अरेस्टिंग। आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर वह महिला कौन थी और किन लोगों ने उसको झांसा देकर उससे इतनी मोटी रकम वसूली। साथ ही जानेंगे आखिर क्या है ये डिजिटल अरेस्टिंग और कैसे ये साइबर फ्रॉड के लिए पैसा छापने का एक नया तरीका बन गया है। पीजीआई के डॉक्टर से 2,81,00,000 की ठगी को अंजाम दिया गया। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से 2,81,00,000 रुपए ठग लिए, लूट लिए। वो भी चीजें होती गई, बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या था। 2 से 3 करोड़ के बीच का अमाउंट है। तो दोस्तों नमस्ते, आदाब, सलाम। मैं असलम अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहाइंड द स्टोरी पर। बिहाइंड द स्टोरी के आज के एपिसोड में बात एक ऐसी सच्ची घटना की जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक थाना क्षेत्र कृष्णा नगर की है, जहां SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की एक एसोसिएट प्रोफेसर को एक कॉल आता है। कॉल उठाने पर एक व्यक्ति दूसरी तरफ से बोलता है, जी हेलो, क्या आप रुचिका टंडन जी बात कर रही हैं। मैडम हाँ में जवाब देते हुए इस व्यक्ति से कहते हैं, जी हाँ मैं रुचिका टंडन ही बोल रही हूँ, बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ। व्यक्ति दूसरी तरफ से बोलता है, जी मैंने आपको यह बताने के लिए फोन करा है कि मैं ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपके नाम पर जितने भी सिम कार्ड एक्टिवेट हैं, हम उन सभी सिम कार्डों को स्थायी रूप से बंद कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद वह महिला कहती है कि आप मेरे सिम कार्ड ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे सिम कार्ड मेरे कॉलेज के स्टूडेंट, मेरे कलीग, बैंक हर जगह लिंक है। अगर आप मेरे नंबर ऐसे बंद कर देंगे मेरा तो सारा काम ही खराब हो जाएगा। पर वह आदमी कहता है कि हमारे पास ऊपर से आदेश है आपके सिम कार्ड बंद करने के लिए। उस पर वह महिला पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, किस वजह के चलते आप मेरे सिम कार्ड डीएक्टिवेट कर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे कम से कम यह तो बताएंगे कि आखिर बात क्या है। अब उस व्यक्ति को मैडम के डर का साफ एहसास होने लगता है। वह मैडम को और डराते हुए कहता है, मैडम आपको पता है आपके नाम पर मुंबई समेत देश के अन्य कोनों में 20 से ज्यादा सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं, जिनका प्रयोग बहुत सारी गैर कानूनी गतिविधियों को करने में किया जा रहा है, जिसमें कि चाइल्ड अब्यूजिंग, ऑनलाइन ट्रैफिकिंग और ऑनलाइन अब्यूज से जुड़े हुए कुछ मामले हैं और कुछ मामले तो राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन से भी जुड़े हुए हैं। उसके पास पर से आदेश है उनके सभी सिम कार्डों को बंद करने का। इस पर मैडम कहती है, उनके नाम पर इतने सारे सिम कार्ड कैसे रजिस्टर्ड हो गए, उनको तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। वह व्यक्ति दोबारा से कहता है, मैडम हमारे पास ऊपर से आदेश है, मैं इस मामले में आपकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं कर सकता, सिम कार्ड बंद ही करने होंगे। इतना कहकर वह आदमी फोन काट देता है। उस व्यक्ति का फोन कटते ही विद इन फ्यू सेकंड
मैडम के फोन की रिंग दोबारा बजती है, पर इस बार कॉल व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा होता है, वो भी एक वीडियो कॉल, जिसके वीडियो के ऊपर सीबीआई का लोगो बना होता है। मैडम उस फोन को उठाती हैं। फोन उठाते ही एक व्यक्ति दूसरी तरफ से बोलता है, हेलो, क्या आप रुचिका टंडन जी बात कर रही हैं? मैडम बोलती हैं, जी हाँ, मैं रुचिका टंडन ही बात कर रही हूँ, बताइए। तो वे व्यक्ति दूसरी तरफ से बोलता है, जी मैं सीबीआई ऑफिसर राहुल गुप्ता बात कर रहा हूँ, मैं आपसे किसी मामले को लेकर कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ। तक आपको यह तो मालूम चल ही गया होगा कि आपके नंबरों के जरिए कुछ गैर कानूनी गतिविधियां की गई हैं, जिसके मामले में हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मैडम कहती हैं कि उन्होंने तो ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं की है और न ही वह किसी भी प्रकार के किसी जुर्म में शामिल है। जिस पर वे व्यक्ति कहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 2 घंटे के अंदर मुंबई में हमारे हेडक्वार्टर पे आना होगा, जहां आकर हम आपसे उस मामले की पूछताछ करेंगे। कृपया करके आप 2 घंटे के अंदर मुंबई पहुंचिए, जल्द से जल्द। वह महिला उस फर्जी सीबीआई अधिकारी से कहती है, सर मैं तो एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, मेरा क्या लेना देना इन सब जुर्मों से और ऐसी गतिविधियों से। सर आप खामखा ही मुझे इन ऐसे मामलों में फंसा रहे हैं। मैं काफी इज्जतदार पेशे से जुड़ी हुई हूँ, जिसके अंदर ऐसे क्राइम करना कहीं से कहीं तक मेरे प्रोफेशन को भी शोभा नहीं देता। जिस पर वह अधिकारी उस महिला से कहता है, मैडम सबसे पहले आप मुझे अपना आधार कार्ड भेजिए, हम अपने एग्जिस्टिंग डाटाबेस से आपके आधार कार्ड को मैच करेंगे और यह भी देखेंगे कहीं कोई और ऐसा मामला तो नहीं है जिसमें भी आपकी संलिप्तता हो। मैडम सीबीआई इंस्पेक्टर के कहे अनुसार अपना आधार कार्ड उस इंस्पेक्टर को भेज देती हैं और फोन कट जाता है। लगभग 5 मिनट के बाद फिर उधर से फोन आता है। वह आदमी उस महिला से फिर कहता है, मैडम हमने अपने डाटाबेस में आपके आधार कार्ड को मैच करके देखा, अभी कुछ दिनों पहले जेट एयरवेज के मालिक ने लगभग 7,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। उस मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आपके बैंक खातों का प्रयोग किया गया है, जिनके माध्यम से उन पैसा विदेशों में भेजा गया है। इसलिए आपको हमें अपनी गिरफ्तारी देनी ही होगी और आपको मुंबई आना होगा। इस पर वो महिला उस इंस्पेक्टर से कहती है, सर मेरा मुंबई आना संभव नहीं है। तो वो इंस्पेक्टर कहता है, आपके लिए एक और ऑप्शन है डिजिटल अरेस्टिंग का। तो सबसे पहले वह व्यक्ति उस औरत को डिजिटल अरेस्टिंग के बारे में बताता है, कैसे कि वह घर बैठे ही बैठे पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे सकती है। वह सीबीआई का ऑफिसर अब उस महिला से कहता है कि हमारे साथ लाइन पर कुछ ईडी के अफसर भी मौजूद हैं, आगे की प्रक्रिया के बारे में वह ईडी के अफसर ही आपको बताएंगे। फोन कटने के बाद दूसरी तरफ से अब ईडी के अफसरों द्वारा उस महिला को फोन करा जाता है। वह अफसर फोन उठाकर उस महिला से कहते हैं, सबसे पहले तो आपको इस मोबाइल को साइड रख देना है और दुकान पर जाकर एक नया मोबाइल और नई सिम कार्ड लेनी है। उसके अंदर आपको एक स्काइप नाम का ऐप डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना होगा। जिस बीच आपकी डिजिटल अरेस्टिंग ली जा रही है, इस बीच ना तो आप किसी को इस मामले के बारे में कुछ बता सकती हैं, ना किसी से कुछ कह सकती हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी करती हैं तो ये राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन माना जाएगा और जिस भी व्यक्ति को आप इस घटना की जानकारी देंगी उसको भी इसमें दोषी बनाया जाएगा और उसको भी कम से कम 5 साल की जेल होगी। इसलिए आप इस मामले को पूरी तरह गोपनीय रखेंगी और किसी के साथ इस मामले की कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगी। अब मैडम अधिकारियों के कहे अनुसार अपने घर से बाहर निकलती हैं और एक मोबाइल की शॉप पर जाकर अपने नाम से एक नया मोबाइल और एक नया सिम कार्ड खरीदती हैं। मोबाइल और सिम कार्ड खरीदने के बाद अब शुरू होता है असली खेल, सबसे खतरनाक खेल। वह महिला अपने घर पर वापसी आती है। उसे अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आप चुपचाप से अकेले में एक कमरे में चले जाएं और किसी को भी उस कमरे में न आने दें। महिला अधिकारियों के कहे अनुसार अपने कमरे में चली जाती है और वीडियो कॉल के माध्यम से उन अधिकारियों की तफ्तीश में उनके साथ जुड़ जाती है। अब मैडम के पास उनके व्हाट्सएप पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य विभागों द्वारा भेजे गए नोटिस रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। नोटिस देखने में एकदम ओरिजिनल लग रहे होते हैं, यहाँ तक कि उन पर सभी पर सरकारी अधिकारियों के हस्ताक्षर और मोहर लगी होती है। साथ ही मैडम के पास एक फॉर्म भी भेजा जाता है, जिनको उन्हें भरकर ऑनलाइन ही जमा करवाने को कहा जाता है, यानी कि व्हाट्सएप पर भेजने को ही कहा जाता है। जो फॉर्म मैडम को व्हाट्सएप के माध्यम से जमा करवाने के लिए कहा जाता है, उस फॉर्म में मैडम से उनका नाम, पता, एड्रेस, घर में कितने सदस्य हैं, कितने खाते, बैंक खाते ऐसे हैं जिनको मैडम संचालित करती हैं, कितनी सिम कार्ड मैडम ने अपने नाम से लिए हैं जो कि मैडम द्वारा ही संचालित होते हैं, उनका पूरा ब्यौरा मांगा गया होता है। साथ ही उनसे ये भी पूछा जाता है कि आपके घर में कौन सा सदस्य क्या काम करता है। मतलब बिल्कुल छोटी छोटी डिटेलिंग और चीजें भी मैडम से पूछी जाती हैं, जो कि काफी अजीब होती हैं। मैडम सारी डिटेल भरकर उस फॉर्म को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ही सबमिट करवा देती हैं। हमारे रिसर्च और जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना 2 अगस्त 2024 को शुरू हुई होती है। उस दिन अधिकारियों द्वारा मैडम को फोन करना, उनसे सारी जानकारी का ब्यौरा लेना और नया मोबाइल सिम खरीदने में लगभग पूरा दिन ही निकल जाता है। रात के लगभग 8 और 9 बज जाते हैं। मैडम अधिकारियों से कहती हैं कि वह अब सोना चाहती हैं और उन्हें भूख भी लगी हुई है। अब वो उनके साथ जांच में आगे और सहयोग नहीं कर सकती, उनका शरीर जवाब दे रहा है। जिस पर वह अधिकारी कहते हैं, कोई बात नहीं मैडम, आप खाना खाइए और सो भी जाइए, पर हमारी एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस मामले की जानकारी किसी को भी दी तो
वह भी बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। आप हमारी तरफ से अभी फ्री हैं, आप खाना भी खा सकती हैं और सो भी सकती हैं। इतना कहकर वह अधिकारी उधर से फोन काट देते हैं और साथ ही मैडम को ये भी याद करवाते हैं कि कल सुबह 8 बजे हम फिर से स्काइप के वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपके साथ जुड़ेंगे और मामले की तफ्तीश और तहकीकात को आगे बढ़ाएंगे। 3 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे फिर से वह अधिकारी स्काइप के द्वारा मैडम से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जुड़ते हैं और मैडम से कहते हैं, मैडम सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, आपके जितने भी खातों की जानकारी आपने हमें दी है उनमें जितने भी पैसे हैं जिन पर की आप अपना क्लेम करती हैं या आप मानती हैं कि ये पैसे आपके हैं और आपकी हार्ड अर्न मनी है, उन सभी पैसों को आप हमारे द्वारा दिए गए खातों में ट्रांसफर करेंगी और हम अपनी जांच को पूरा करने के बाद अगर यह पाते हैं कि वह पैसे सचमुच आपके हैं और किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा आपके द्वारा नहीं किया गया है तो हम उन पैसों को आपके खातों में दोबारा से ट्रांसफर कर देंगे। 3 अगस्त को सबसे पहले मैडम के एक SBI के खाते से लगभग 1 करोड़ की रकम फ्रॉडस्टर अपने अकाउंट में RTGS करने के लिए कहती है। मैडम RTGS करने के लिए बैंक में जाती है। बैंक में जाने के बाद वह जब बैंक मैनेजर के सामने RTGS का फॉर्म भर रही होती है, बैंक मैनेजर मैडम को देखता है, कहता है, मैम आज आप कुछ असहज सी लग रही है, कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात है? जिस पर मैडम उस बैंक अधिकारी से कहती हैं कि सर बस आप मेरे पैसे जल्द से जल्द ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं ये पैसे अपनी मर्जी से ही ट्रांसफर कर रही हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप मेरा काम थोड़ा जल्दी से कर दीजिए क्योंकि मुझे कहीं और भी जाना है। SBI अकाउंट से 1 करोड़ ट्रांसफर करवाने के बाद फिर 6 अगस्त को यह अधिकारी इंडियन बैंक से 50 लाख रुपए, उसके बाद PNB के एक अकाउंट से 12 लाख रुपए एक बार, 15 लाख रुपए एक बार और 40 लाख रुपए एक बार अपने द्वारा दिए गए खातों में ट्रांसफर करवाते हैं। ये फ्रॉडस्टर यहाँ पे नहीं रुकते हैं, उसके बाद ये 7 अगस्त को मैडम को दोबारा बैंक भेजते हैं और लगभग 14 लाख की रकम दोबारा मैडम से अपने द्वारा दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर करवाते हैं। फर्जी अधिकारी जो थे मैडम को लगातार ऑनलाइन रखकर व्हाट्सएप पर उनको निर्देशित कर रहे थे, साथ ही उन्हें बता रहे थे कि कब उन्हें क्या करना है, साथ ही लगातार वह उन्हें के व्हाट्सएप पर कुछ डॉक्यूमेंट स्लिप और रिसीविंग भी भेज रहे थे जिसको देखकर मैडम को ऐसा लगे कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है और कोई भी चीज बिल्कुल भी गलत नहीं है जिसके चलते उनके दिमाग में किसी भी तरह का शक पैदा हो। लगभग 3 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 के बीच में मैडम के 7 खातों से लगभग 2 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम फर्जी अधिकारी अपने द्वारा दिए गए 5 खातों में ट्रांसफर करवाते हैं, जिसको ट्रांसफर करवाते समय कभी वो ED का हवाला देते हैं, कभी CBI का, कभी इनकम टैक्स का, कभी किसी और सरकारी संस्था का नाम लेकर वे मैडम से पैसे ट्रांसफर करवाते रहे। लगातार 5 से 6 दिन तक फ्रॉड्स के झांसे में आकर करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने के बाद लगभग 9 अगस्त 2024 को मैडम को होश आता है। वह सोचती है कि एक बार चलकर पास ही के थाने में मामले के बारे में जानकारी ली जाए, इसीलिए वह अपने घर के पास ही स्थित कृष्णानगर थाने में पहुंचती है, जहां वो एक SHO से मुलाकात करती है। वह SHO से पूछती है, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं ये डिजिटल अरेस्टिंग क्या होता है? डिजिटल अरेस्टिंग का नाम सुनते ही SHO साहब हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैडम ना तो डिजिटल अरेस्टिंग का जिक्र हमारे कानून की किसी किताब में है, ना कोई ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को ऑनलाइन रखकर उससे पूछताछ की जा सके। डॉक्टर रुचिका टंडन SHO साहब की बात सुनकर मानो बेहोश सी हो जाती है। वहाँ पास ही खड़ा एक अधिकारी मैडम के ऊपर पानी छिड़कता है और डॉक्टर साहिबा से पूछता है, मैडम क्या बात है, आप ठीक तो हैं? मैडम कुछ होश में आती है तो SHO साहब कहते हैं कि कृपया करके आप पहले हमें पूरी कहानी बताइए कि आपके साथ आखिर हुआ क्या है। पूरी कहानी SHO साहब को बताती है। कहानी के बाहर आते ही ये पूरी कहानी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल की हेडलाइन बन जाती है और काफी ज्यादा वायरल होने लग जाती है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते पुलिस भी तुरंत हरकत में आती है और लगातार छापेमारी शुरू कर देती है ताकि वह मुजरिमों की तलाश जल्द से जल्द कर सके। 31 अगस्त 2024 को पुलिस कुछ अपराधियों पर अपना शिकंजा कसती है। जब वह अपराधियों को पुलिस थाने में हाजिर करती है तो पता चलता है जिन खातों में ये पैसे ट्रांसफर करवाए गए थे वह लोग काफी गरीब और अनपढ़ थे, जिन्हें इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ थोड़े से पैसों का लालच देकर यह रकम उनके खातों में ट्रांसफर करवाई गई थी। साथ ही जो राशि उन लोगों के खाते में ट्रांसफर करवाई गई थी उसका प्रयोग फ्रॉडस्टरों ने क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए किया गया था। यहाँ गौर करने वाली बात और ध्यान देने वाली बात ये भी है, एसोसिएट प्रोफेसर के साथ जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी थी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस प्रोफेसर के सामने बिल्कुल जीरो थी या ना के बराबर थी। फिर भी बड़ी चालाकी से और शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने SGPGI की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को 2 करोड़ 81 लाख रुपए का झांसा देने का एक सक्षम प्लान को उसके अंजाम तक भी पहुंचाया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो वह इंसान तो क्या मुर्दे से भी सच उगलवा सकती है। साथ ही दोस्तों आज की कहानी का उद्देश्य आप सभी को आजकल के डिजिटल वर्ल्ड यानी कि ऑनलाइन दुनिया में हो रहे डिजिटल क्राइम से अवगत करवाना था ताकि आप में से कोई भी ऐसे किसी क्राइम का शिकार ना हो। साथ ही दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।